हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 106 में। बात है दिसंबर 2004 की, जब रिकॉर्डेड हिस्ट्री के सबसे डेडली नेचुरल डिजास्टर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। वेरी सैडली इस डिजास्टर में 14 देशों के 2,30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जी हाँ, यहाँ पर हम इंडियन ओशन सुनामी की बात कर रहे हैं। Essentially, tsunami is nothing but a series of waves in a water body. Alright, अगर ऐसी बात है तो फिर इन सुनामी वेव्स का जनरेशन कैसे होता है? ये सुनामी वेव्स इतना भयंकर डिस्ट्रक्टिव क्यों हो जाते हैं? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इन सुनामी वेव से कैसे बचा जाए? इन सब सवालों के जवाब आपके पास होंगे। उसके लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेव। अब मान लीजिए आप मूवी टिकट खरीदने के लिए एक लाइन में खड़े हुए हो और पीछे से कोई धक्का मारता है। व्हाट विल हैपन? उस धक्के का रिपल इफेक्ट बीच में खड़े लोगों के थ्रू होते हुए आखिरी छोर में खड़े इंसान तक पहुंच जाएगा। राइट? मतलब धक्के के कारण प्रोड्यूस हुआ सिर्फ डिस्टरबेंस एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है, लेकिन इस डिस्टरबेंस को पास ऑन करने वाले लोग अपनी ही जगह पर मूव करते रहते हैं। दोस्तों, इस तरह किसी मीडियम में डिस्टरबेंस के प्रोपागेशन को ही मैकेनिकल वेव कहा जाता है। और ये डिस्टरबेंस आगे कैसे बढ़ता है? मीडियम के पार्टिकल्स के ऑसिलेशन से। हाउ एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। बेसिकली जब आप एक शांत तालाब के पानी में पत्थर मारते हो तो वहां पर जनरेट हुआ डिस्टरबेंस चारों दिशाओं में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वाटर पार्टिकल के मूवमेंट को ध्यान से देखोगे, देन यू विल फाइंड वो पार्टिकल आगे बढ़े बिना अपनी ही जगह पर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता रहता है, जिसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। नाउ ये ऑसिलेशंस मेनली दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, जब पार्टिकल्स वेव प्रोपागेशन के डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करने लगे, वी कॉल इट लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका क्लासिक एग्जांपल है हमारा साउंड वेव, जिसे हमने एपिसोड 54 में डिटेल में डिस्कस किया है। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। देन नंबर 2, जब पार्टिकल्स वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करने लगे, वी कॉल इट ट्रांसवर्स वेव। अब आपके लिए एक सवाल, अभी जिस पानी में पत्थर मारकर आपने वेव्स को जनरेट किया था, वो किस प्रकार के वेव हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन नंबर 2 इज ट्रांसवर्स वेव एंड ऑप्शन नंबर 3 इज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का कॉम्बिनेशन। आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। मूविंग ऑन, किसी प्रोग्रेसिव वेव के पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को उसके मोशन के पीरियोडिक नेचर के कारण आप इस साइनोसॉइडल फंक्शन की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हो, जहां a इज द एम्पलीट्यूड, मतलब किसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल के मीन पोजीशन से उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इन वेव्स के टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रेस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट को ट्रफ कहा जाता है। यू कैन गेस, किसी वेव के दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट्स या ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को उसका वेवलेंथ कहते हैं। और जब हम इन प्रोपागेटिंग वेव्स के किसी पर्टिकुलर पार्टिकल द्वारा एक फुल ऑसिलेशन को पूरा करने में लगने वाले टाइम को कैलकुलेट करते हैं, वी कॉल इट वेव का टाइम पीरियड। नेक्स्ट, जब आप इन वेव्स के पार्टिकल्स द्वारा एक सेकंड में पूरा होने वाले नंबर ऑफ ऑसिलेशंस की बात करते हो, वी कॉल इट वेव का फ्रीक्वेंसी। अब आप ये सोच रहे होंगे, समंदर में आने वाले सुनामी के बारे में जानने के लिए हम मैकेनिकल वेव पर इतना ज्यादा रिसर्च क्यों कर रहे हैं? राइट? द थिंग इज, सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है जिसका ओरिजिन समंदर के अंदर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड जैसी ह्यूज वाटर डिस्प्लेसिंग एक्टिविटीज के कारण होता है। नॉर्मली जिन ओशन वेव्स को आप अक्सर देखते हो, दे आर जनरेटेड बाय द विंड्स, और
इनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो कोई डैमेज कर सके। हाउएवर सुनामी अपने साथ मैसिव वेव ट्रेन लेकर चलती है जिनका हाइट 100 फीट और वेवलेंथ 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है, और इसलिए सुनामी का इफेक्ट किसी पर्टिकुलर कोस्टल रीजन पर ही नहीं बल्कि पूरे ओशन बेसिन पर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है, डीप सी में सुनामी वेव को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर कोई शिप सुनामी वेव के आर पार भी निकल जाए तो भी उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि गहरे पानी में सुनामी वेव का एम्पलीट्यूड सिर्फ 1 मीटर के आसपास होता है। जनरली डीप सी में सुनामी वेव्स 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, और जैसे जैसे वो कोस्टल एरिया की ओर शैलो वाटर में आते जाते हैं उनका स्पीड कम होते जाता है। एंड जब ये सुनामी वेव्स कोस्ट लाइंस की ओर आते जाते हैं उनका हाइट भी बढ़ता जाता है, और वो कितना भयंकर डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं यू कैन नॉट इमेजिन। आप समझ सकते हैं, सुनामी जैसी खतरनाक प्राकृतिक आपदा किसी भी देश को तबाह करके रख सकती है, और जैसा कि हमने जाना सुनामी को ट्रिगर करने के लिए अर्थक्वेक जैसी सिस्मिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है। मतलब वो देश जो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर बसे हैं वहाँ पर इस डिजास्टर के आने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जापान और इंडोनेशिया को अभी तक सुनामी वेव्स ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। वेरी सैडली सुनामी से बचने के लिए देयर इज नो इमीडिएट एंड परमानेंट सोल्यूशन। इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कोस्टल एरिया प्लानिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वुड बी द बेस्ट प्रिपेयर्डनेस। बिफोर वी कंक्लूड, आपके लिए एक मूवी रिकमेंडेशन है, द इम्पॉसिबल, रिलीज्ड इन 2012। इस मूवी में आपको साल 2004 की डेवास्टेटिंग इंडियन ओशन सुनामी के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा। यू विल गेट टू सी सुनामी की मार झेलकर भी किस प्रकार एक स्पेनिश फैमिली ने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा, एंड हाउ दे गॉट रीयूनाइटेड इवेंचुअली। एंड दैट्स अ रैप फॉर एपिसोड 106। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।